माए में कुछ और ना मंगा बाय सैम आसिफ एपिसोड नंबर 33। आप लोग बेटी को कैसे जानते हैं? जी वो आपकी बेटी हैं। सरदार दरअसल हम इन्हें पर्सनली नहीं जानते। हम तो कश्मीर से सवात जा रहे थे तो रास्ते में इनका एक्सीडेंट हुआ देखा, तो बस हम मदद करने के चक्कर में आपकी हवेली तक आ गए। हमें नहीं पता था वो आपकी बेटी हैं। सरदार के सवाल पर अजलान ने चौंक कर परेशानी से सवाल किया तो सरदार हैरान हुए और अजलान का परेशान होना बनता भी था। सैम की ड्रेसिंग सेंस और गाड़ी देखकर वो कहीं से भी इसे एक गांव के सरदार की बेटी नहीं लगी थी। सरदार को हैरान होता देखकर लाइबा ने फौरन बात को संभालते जवाब दिया तो सरदार ने मुस्कुराते सरदारनी को देखा, फिर हाँ में सर हिलाते लाइबा को देखा तो लाइबा भी हल्का सा मुस्कुराई। मगर वहाँ लाउंज में बैठे पांचों लोग इस बात से अनजान थे कि जिसे बस वो एक लड़की समझ रहे हैं, वो असल में ना सिर्फ पाकिस्तान की एक कामयाब बिजनेस वूमेन है, बल्कि वो लड़की एक बहुत बड़ी आफत भी है। अजलान, अफान और लाइबा को सैम की मदद करते देखकर सरदार और सरदारनी को बहुत अच्छा लगा। इन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि आजकल के दौर में भी ऐसे लड़के मौजूद हैं जो एक लड़की की ना सिर्फ मदद कर रहे हैं बल्कि इसकी हिफाजत भी कर रहे हैं। अभी वो पांचों लोग चाय के साथ हल्की फुल्की बातों का मजा ले ही रहे थे कि तभी इन्हें ऊपर वाले कमरे से, जिसमें सैम को रखा गया था, कुछ टूटने की आवाज आई, जिस पर सब लोग परेशान से होते कमरे की तरफ भागे। सबसे आगे अजलान और इसके पीछे अफान था। वो दोनों जैसे ही कमरे में दाखिल हुए तो इन्हें सामने ही सैम गुस्से की शिद्दत से लाल होती खड़ी नजर आई। दरवाजे की आवाज पर सैम ने भी मुड़कर देखा। अपने सामने अजलान और अफान को देखते सैम ने पास पड़ा वास उठाते गुस्से से अजलान की तरफ फेंका, जो सीधा जाते अजलान के पैरों में टूटा। तभी लाइबा, सरदार जाफर नियाजी और सरदारनी आमना नियाजी कमरे में दाखिल हुई। सैम को गुस्से में देखते सब लोग हैरान हुए। अजीब लड़की हो तुम, एक तो हमने तुम्हारी मदद की है, ऊपर से तुम हमें ही मार रही हो। क्या दिमाग हिल गया है तुम्हारा? हेलो, पता करो किस कुत्ते में इतनी हिम्मत आ गई है जो पीछे से भौंकने की बजाय सामने से वार कर रहा है। मैं जहां भी हूं मैं ठीक हूं, जितना कह रही हूं बस उतना करो। और हाँ, सारिम इंटरप्राइजेस को कॉल करो और इनसे बोलो कि कल की मीटिंग कैंसिल है। मेक इट हैपन ऑन फ्राइडे। इनसे बोल देना कि ये सैम आसिफ का ऑर्डर है। लाइबा के गुस्से से कहने पर सैम ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, तभी सैम का फोन बजा, जिसे सैम ने पहली बेल पर ही रिसीव किया और फोन को कान से लगाते फौरन बोली। फिर सामने वाले का जवाब सुनते गुस्से से अपनी बात करती कॉल काट गई और अपना चेहरा सामने लगे शीशे में देखते अपना सर दोनों हाथों में गिराती बेड पर बैठी तो सरदारनी फौरन इसके पास आती बैठी। फिक्र मत करो बेटी, ये जख्म जल्द ठीक हो जाएंगे। मैं ठीक हूँ बिल्कुल, और मुझे ऐसे जख्म बिल्कुल दर्द नहीं देते। मैंने ज़िंदगी में इससे बुरे जख्म भी बर्दाश्त किए हैं। अच्छा तुम अभी सो जाओ, खाना बनेगा तो मैं तुम्हें उठा दूंगी, खाना खा लेना। सरदारनी की बात सुनते सैम फौरन बोली तो सरदारनी ने मुस्कुराते जवाब दिया, जिस पर सैम बस खामोशी से बिस्तर पर लेट गई। ये जैसे ऐलान था कि वो वाकई ही इस वक्त आराम करना चाहती है। सैम को लेटता देखकर सब लोग खामोशी से वापस लाउंज में आ गए। फिर सरदार के लाख दफा कहने पर भी अजलान, अफान और लाइबा इनसे माजरत करते वहां से चले गए। इन तीनों के जाने के बाद सरदारनी रात के खाने का इंतजाम करने लगी, जबकि सरदार अपनी जमीनों पर इनकी देखभाल के लिए चले गए। सैम की जब आंख खुली तो इस वक्त शाम के 7 बज रहे थे। वो अपनी आंखें मसलती उठकर बैठी तो इसे सामने ही एक लड़की कमरा साफ करती दिखाई दी। सैम को देखते वो लड़की फौरन कमरे से बाहर गई तो सैम उठती फौरन वॉशरूम में घुसी। इसे कैसे भी करके यहाँ से जल्द से जल्द निकलना था। सैम जब शावर लेती वॉशरूम से बाहर निकली तो इसे सामने ही एक अधेड़ उम्र औरत बैठी दिखाई दी। सैम को देखते इस औरत ने मुस्कुराते से अपने पास बैठने का इशारा किया तो सैम खामोशी से बेड पर बैठी। फिर उस औरत ने सैम को सूप डालकर दिया तो सैम सूप पीने लगी। मैं कहाँ हूँ? तुम कश्मीर के गांव अब्दुल्ला नगर में हो। वो दोनों लड़के और वो लड़की तुम्हें यहाँ लेकर आए थे। अगर वो वक्त पर तुम्हारी मदद ना करते तो शायद आज तुम जिंदा ना होती। और मैंने इनका शुक्रिया करने की बजाय इन पर ही गुस्सा किया। कहाँ हैं वो लोग? मैं अपने रवैये की माफ़ी मांगूंगी और इनका शुक्रिया भी अदा करूंगी। सैम के सवाल पर वो औरत फौरन बोली तो सैम ने शर्मिंदगी से नजरें झुकाते जवाब दिया, जिस पर इस औरत ने सैम के सर पर मुस्कुराते हाथ फेरा तो सैम इस औरत की तरफ मुतवज्जा हुई। फिक्र मत करो, सरदार और सरदारनी ने तुम्हें अपनी बेटी मानते इनका शुक्रिया अदा कर लिया है और वो लोग तो यहाँ से कब के चले गए हैं और अब तुम बहुत जल्द इस गांव की सरदारनी बन जाओगी, सरदार की सारी जायदाद की इकलौती वारिस। क्या मतलब, मैं क्यों बनूंगी इनकी जायदाद की वारिस? इनकी जायदाद का वारिस तो इनका अपना बच्चा होना चाहिए ना। सही कहा तुमने, हमारी जायदाद का वारिस हमारा बच्चा होना चाहिए, मगर खुदा ने हमें इस नेमत से महरूम रखा है, इसलिए हमारी इतनी बड़ी जायदाद का कोई भी वारिस नहीं है।
अब अगर आज हम दोनों को कुछ हो जाता है तो आस-पास के गाँव वाले हमारी जायदाद पर कब्ज़ा कर लेंगे और हमारे गाँव पर भी काबिज़ हो जाएँगे। इसलिए हम चाहते थे कि तुम हमारी जायदाद की वारिस बनो। आनी ने तुम्हें शायद सब कुछ बताया नहीं है। इस औरत की बात सुनते सैम ने परेशानी से सवाल किया और बोली, तो सरदारनी जो कमरे में दाखिल हो रही थी, सैम की बात सुनते फ़ौरन बोली। जिस पर सैम ने इस औरत को देखा तो वो औरत हल्का-सा मुस्कुरा दी। वैसे तो मेरा नाम रुकैया है, मगर सब लोग मुझे आनी कहते हैं। तुम भी मुझे आनी कह सकती हो। मैं सरदार और सरदारनी के साथ तब से हूँ जब इन लोगों की शादी हुई थी और सरदारनी ने इस हवेली में पहली दफ़ा कदम रखा था। सरदारनी बचपन से ही सरदार की मांग थी और शादी के बाद जब सरदारनी हवेली आई तो पता चला कि सरदारनी माँ नहीं बन सकती। मगर ये तो हमारे सरदार की मोहब्बत ही थी जो इन्होंने बच्चों की खातिर दूसरी शादी नहीं की। हालांकि सरदार की माँ ने इनसे बहुत बार दूसरी शादी का कहा, मगर सरदार ने हर बार मना कर दिया। खैर, सरदार की माँ तो पोते-पोतियों की ख्वाहिश दिल में लेकर ही इस दुनिया से चली गई। सरदार के वालिद साहिब तो सरदार के बचपन में ही फ़ौत हो गए थे और सरदार अपने माँ-बाप की इकलौती औलाद थे। माँ के फ़ौत होने के बाद सरदार से बच्चों की ख्वाहिश करने वाला भी कोई नहीं रहा। फिर जब सरदार एक दफ़ा दूसरे गाँव से वापस आ रहे थे तो सरदार का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ और सरदार को अंदाज़ा हुआ कि अगर आज इन्हें और सरदारनी को कुछ हो जाता तो इनकी सारी जायदाद और इस गाँव पर आस-पास के गाँव वाले कब्ज़ा कर लेते। यही बात सोचते हुए सरदार ने एक लड़की को गोद लिया। वो लड़की बहुत खूबसूरत थी और सरदार की सारी जायदाद की इकलौती वारिस भी थी। इसे पढ़ने का बहुत शौक था। फिर जब वो लड़की 19 साल की हुई तो सरदार ने इसे पढ़ने के लिए शहर भेज दिया। सारे गांव में वो पहली लड़की थी जो शहर पढ़ने गई थी। इसे शहर गए 2 साल हो चुके थे। वो हर महीने गांव हम सबसे मिलने आती थी। जब 1 महीने वो गाँव मिलने ना आई तो हम सब यही समझे कि शायद वो अपने इम्तिहानों में मसरूफ़ है। मगर फिर जब 2 महीने पूरे गुज़र गए तो सरदार इससे मिलने शहर गए और शहर जाकर सरदार ने आयशा का पूछा तो इसकी यूनिवर्सिटी वालों ने कहा कि आयशा नाम की कोई लड़की इनकी यूनिवर्सिटी में पढ़ती नहीं है। सरदार बहुत परेशान हुए। फिर आयशा की क्लास की लड़कियों ने सरदार को बताया कि यूनिवर्सिटी के कुछ लड़कों ने 2 उस्तादों के साथ मिलकर आयशा को अपनी हवस का निशाना बनाया और आयशा मौका पर ही ये दुनिया छोड़ गई। यूनिवर्सिटी की बदनामी ना हो इसलिए यूनिवर्सिटी वालों ने ये बात यूनिवर्सिटी से बाहर निकलने ना दी। बस इन लड़कों और दोनों उस्तादों को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया। फिर सरदार ने यूनिवर्सिटी पर मुकदमा दर्ज किया, मगर शहर वाले सब बिकाऊ होते हैं। पुलिस वालों ने मुकदमा दर्ज ही ना किया और हम पर यह जाहिर किया कि उन्होंने मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिर जब सरदार अगली बार दोबारा शहर गए तो वो पुलिस वाला सरदार को यूनिवर्सिटी के मालिक के पास ले गया और इसने कहा कि वो हमें 50 लाख रुपए देगा। हमें यही जाहिर करना है कि हम आयशा को नहीं जानते, क्योंकि वो पता कर चुके थे कि आयशा सरदार की सगी बेटी नहीं है। सरदार ने वो पैसे नहीं लिए, मगर सरदार ने इन्हें आयशा का कत्ल और इसके साथ हुई ज्यादती माफ भी नहीं की। इस दिन सरदार समझ गए थे कि सब लोग मिले हुए हैं, कोई आयशा को इंसाफ नहीं दिलाएगा। इसलिए सरदार ने ये मामला अल्लाह पर छोड़ दिया और आयशा के लिए इंसाफ क़यामत के दिन अल्लाह की अदालत में मांग लिया। आयशा की मौत के बारे में मुझे, सरदार और सरदारनी को ही बस पता है, या अब तुम्हें पता है। हमने ये बात बाहर नहीं निकाली ताकि आयशा बेटी की बदनामी ना हो। हमने हवेली में सबको और पूरे गांव को ये बताया कि आयशा की यूनिवर्सिटी वालों ने इसे स्कॉलरशिप पर बाहर के मुल्क पढ़ने भेज दिया है और अब वो न जाने कब वापस आएगी। आज जब सुबह सरदार ने तुम्हें इन बच्चों के साथ देखा तो वो यही समझे कि तुम भी इनकी ही साथी हो और सरदार का तुम्हें वारिस बनाने का कोई इरादा भी नहीं था। मगर जब इन बच्चों ने बताया कि तुम इनके साथ नहीं हो और वो ये समझे कि तुम सरदार की बेटी हो तो सरदार ने इन्हें बताया कि तुम इनकी ही बेटी हो। फिर इसके बाद वो लोग वहाँ से चले गए तो सरदार ने तुम्हें अपनी बेटी बनाकर सबके सामने लाने का सोचा, क्योंकि वक्त के साथ साथ अब सब लोग आयशा बेटी के बारे में सवाल करते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं। अगर सरदार तुम्हें अपनी बेटी बनाकर सब पर जाहिर करेंगे तुम वापस आ गई हो तो सबकी ज़बानें बंद हो जाएंगी। मगर फैसला तुम्हारा होगा बेटा। अगर तुम हाँ करोगी तो ही हम तुम्हें अपनी बेटी बनाकर सब पर जाहिर करेंगे, वरना हम तुम्हें अपना मेहमान कहकर ये मामला ख़त्म कर देंगे। हम तो बस इसी उम्मीद में हैं कि कोई हमारी जायदाद का वारिस बन जाए ताकि हमारी जायदाद गैरों में ना बटे। मगर मेरा नाम आयशा नहीं समरा है। लोग पूछेंगे नहीं बेटी का नाम कैसे बदल गया और शक्ल कैसे बदल गई। आनी की पूरी कहानी सुनाने पर सरदारनी फ़ौरन बोली तो सैम ने परेशानी से सवाल किया, जिस पर आनी और सरदारनी ने एक दूसरे को देखा। आयशा बेटी को यहाँ से शहर गए कई साल गुजर चुके हैं, इसलिए किसी को भी इसकी शक्ल याद नहीं है। सबको पता है इसे पढ़ाई का बहुत शौक था, इसलिए वो मुल्क से भी बाहर जा चुकी है और आयशा बेटी के असल नाम से कोई वाकिफ नहीं था, क्योंकि सरदार और सरदारनी के साथ साथ सब लोग ही इसे छोटी सरदारनी कहते थे। इसका असल नाम आयशा है, ये बात भी हम तीनों को ही बस पता है। अगर तुम हाँ करती हो और आयशा बेटी की जगह लेती हो तो वो तुम्हारे ऊपर है। तुम चाहो तो अपना असल नाम सबको बता सकती हो, कोई मसला नहीं।
मगर मैं यहाँ हमेशा के लिए नहीं रह सकती। मैं एक बिज़नेस वूमन हूँ, मेरा शहर में अपनी गाड़ियों का बिज़नेस है और तो और मेरी एक अपनी फैमिली भी है। मुझे आपकी जायदाद का वारिस बनने पर कोई मसला नहीं, मगर मैं वारिस बनूँगी कैसे? मैं तो आप लोगों की सगी बेटी नहीं हूँ। हमने पता किया था कि कोई वारिस कैसे बन सकता है, तो किसी ने हमें बताया कि कोई वारिस नहीं बन सकता। हाँ, हम अपनी जायदाद इस शख्स को गिफ्ट कर सकते हैं, तो बस हम तुम्हें अपनी जायदाद गिफ्ट कर देंगे और सबको बोलेंगे कि सरदार के बाद तुम इस गाँव की सरदारनी बनोगी और तुम्हें यहाँ हमेशा रहने की ज़रूरत नहीं है। तुम बस 2-3 महीने में एक दफ़ा चक्कर लगाकर गाँव का निज़ाम देख सकती हो कि सब ठीक है या नहीं, बाकी सब आनी संभाल लेंगी। हाँ, तुम जब भी यहाँ आओ तो गाँव वालों के मसले सुनकर हल कर दिया करना बस। आनी की बात सुनते सैम फ़ौरन बोली तो सरदारनी ने फ़ौरन जवाब दिया, जिस पर सैम ने हाँ में सर हिलाया। ठीक है, मुझे इस गाँव की सरदारनी बनने में कोई मसला नहीं। जब तक मेरे ज़ख्म सही नहीं हो जाते तब तक मैं यहाँ पर ही हूँ। इस सब में आपको जो करना है कर लें। इसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊँगी और हाँ, सरदार को कहें कि वो अपनी वसीयत बना दें, जिसके मुताबिक इनके बाद इनका सब कुछ मेरा होगा। मुझे अभी गाँव वालों से मुतारिफ़ करवा दें ताकि बाद में कोई मसला ना हो। बहुत शुक्रिया। माँ बेटियों को शुक्रिया नहीं कहती। सैम की बात सुनते आनी ने हाँ में सर हिलाया तो सरदारनी फ़ौरन बोली, जिस पर सैम ने मुस्कुराते जवाब दिया तो सरदारनी ने प्यार से सैम को गले लगाया। फिर आनी उठती बाहर चली गई जबकि सैम और सरदारनी आपस में बातें करने लगी। अज़लान, अफ़ान और लाइबा कश्मीर से सीधा सवात के लासरीन रिज़ॉर्ट आए थे। अब यहाँ इन्हें 2 दिन रुकने के बाद आगे इस्लामाबाद जाना था, जहाँ से वो लोग कराची की फ़्लाइट से वापस अपने-अपने घरों को जाने वाले थे। अफ़ान और अज़लान एक ही कमरे में रुके थे जबकि लाइबा अलग कमरे में रुकी थी। लाइबा तो कमरे में आते ही खाना खाते सो गई थी जबकि अज़लान और अफ़ान खाना खाकर इकट्ठे चाय पीने के मूड में थे। खाने के बाद अफ़ान नहाने की नीयत से वॉशरूम चला गया जबकि अज़लान चाय ऑर्डर करता कमरे के टेरेस पर आ गया था। वो जब से कश्मीर से निकला था इसके दिमाग में बस वही चेहरा घूम रहा था जो गाड़ी के स्टीयरिंग पर खून में लथपथ पड़ा था। वो चेहरा जैसे इसके दिमाग में नक्श हो गया था। लाख बार झटकने के बावजूद भी वो इस लड़की को अपने दिमाग से नहीं निकाल सका था। अज़लान तो खुद भी अपनी इस कैफियत से नावाकिफ़ था। न जाने क्यों इसे सैम की फ़िक्र हो रही थी। वो बस एक बार सैम को सही हालत में देखना चाहता था। अभी अज़लान अपनी ही सोचों में गुम था जब अचानक किसी ने इसके कंधे पर हाथ रखा। अफ़ान के हाथ रखने पर अज़लान एक झटके से अपनी सोचों से बाहर निकला और पलटा तो सामने अफ़ान को देखते इसने एक गहरा सांस लिया। क्या हुआ अज़लान, सब ठीक है? हाँ ठीक है, बस थक गया हूँ, चाय पीकर सोना चाहता हूँ। ले आ गई तेरी चाय, जल्दी से पी और फिर जम कर सोना। अफ़ान के परेशानी से सवाल करने पर अज़लान ने फ़ौरन जवाब दिया। तभी कमरे का दरवाज़ा नॉक हुआ तो अफ़ान मुस्कुराता बोला और दरवाजे की तरफ बढ़ा। वेटर से चाय कमरे में रखवाते अफ़ान ने वेटर को टिप दी तो वेटर मुस्कुराता वहाँ से चला गया। तभी अज़लान आता सोफ़े पर बैठा तो अफ़ान ने एक चाय का कप इसे पकड़ाया और एक खुद लेता इसके साथ बैठा। फिर वो दोनों चाय पीते हल्की-फुल्की बातें करने लगे। मगर जो एक चीज़ अफ़ान ने चाय के दरमियान महसूस की वो थी अज़लान की गायब दिमागी। वो अफ़ान को जवाब तो दे रहा था मगर किसी गहरी सोच में भी था। अज़लान को सोच में देखते अफ़ान अपनी बात बीच में ही रोकता खामोश हुआ मगर अज़लान ने कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर न किया। फिर अफ़ान ने अज़लान के बाजू पर मुक्का जड़ा तो अज़लान दर्द से कराहता इसकी तरफ मतवज्जा हुआ। क्या हुआ है तुम्हें, कहाँ गुम हो? कुछ नहीं हुआ, मुझे क्या होना? अच्छा, कुछ नहीं हुआ तुम्हें? अफ़ान के सवाल पर अज़लान ने फ़ौरन जवाब देते सवाल किया तो अफ़ान ने गुस्से से सवाल किया, जिस पर अज़लान ने नफ़ी में सर हिलाया। भाई कौन है वो जो मेरे जिगरी यार के ख़्यालों में सवार है और मेरे यार के दिल में घर कर गई है? क्या मतलब, मैं कुछ समझा नहीं। अज़लान, तुझे पता है तेरी हालत किसी आशिक की सी है। एक आशिक ही यूँ खुद को और दुनिया को भुलाए बैठकर अपने महबूब को सोचता रहता है। अफ़ान के सवाल पर अज़लान ने नासमझी से जवाब दिया तो अफ़ान ने मुस्कुराते जवाब दिया, जिस पर अज़लान ने इसे घूरा। व्हाट रबिश, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है मिस्टर अज़लान रहमान आज़म, तेरा दिमाग ख़राब है और कुछ नहीं। सो जा और मुझे भी सोने दे। गुड नाइट। अज़लान के गुस्से से बोलने पर अफ़ान मुस्कुराता बोला तो अज़लान ने इसे पास पड़ा कुशन मारते जवाब दिया, जिस पर अफ़ान ने कहका लगाया जबकि अज़लान खामोशी से जाता बिस्तर पर लेटा तो अफ़ान भी इसके साथ लेटता लाइट्स बंद कर गया। देख भाई, अगर ऐसा कुछ हुआ तो बता देना, छुपाना नहीं। हम दोनों दोस्त मिलकर इसे तेरे लिए मनाएंगे। अफ़ान, शट अप। अफ़ान की बात सुनते अज़लान ने अफ़ान का नाम लिया तो अफ़ान ने मुस्कुराते जवाब दिया। इसे उम्मीद थी कि अज़लान इसे अपने दिल की कैफियत बता देगा, मगर अज़लान की शटअप कॉल सुनते अफ़ान बेचारे का तो मुंह लटक गया। फिर वो खामोशी से मुंह मोड़ता सोने के लिए लेट गया। अफ़ान को खामोश होता देखकर अज़लान भी खामोशी से लेटता अफ़ान की बातें सोचने लगा। क्या मुझे वाकई ही पहली नज़र में इस लड़की से इश्क हो गया है? नहीं, अफ़ान तो पागल है, ऐसा नहीं हो सकता। भला सिर्फ एक ही नज़र में इश्क कैसे हो सकता है?
मगर वो मेरे दिमाग से निकलती भी तो नहीं है। कितनी बार इसे दिमाग से निकालने की कोशिश की है, पर नहीं, बार-बार इसी का ख़्याल आता है। मैं आईएसआई का एक एजेंट हूँ, इसलिए बस मुझे इस लड़की की फ़िक्र हो रही है और कुछ नहीं। अफ़ान तो बस बकवास करता है। एक एजेंट के तौर पर तूने कितनी लड़कियों की मदद की है, मगर आज तक कभी तुझे इस तरह से उसका ख़्याल आया नहीं ना? तू मान या ना मान, मगर यू आर इन लव। अज़लान मुँह में बड़बड़ाता खुद से ही बातें करने लगा, जबकि इसकी बड़बड़ाहट कमरे की खामोशी में अफ़ान को साफ सुनाई दे रही थी। इसकी आखिरी बात सुनते अफ़ान फ़ौरन बोला तो अज़लान ने गुस्से से मुँह मोड़ते आँखें बंद की और अपनी सोचों को झटकते सोने की नाकाम कोशिश की। मगर आज तो नींद भी अज़लान रहमान आज़म की आँखों से कोसों दूर थी। जब अज़लान मज़ीद अपनी सोचों से लड़ ना सका तो वो एक झटके से उठ बैठा। अफ़ान जो हल्की-फुल्की नींद में था, अज़लान के यूँ उठने पर लाइट्स ऑन करता परेशानी से अज़लान को देखने लगा। हाँ, हो गया है मुझे इश्क। क्या करूँ अब, कितनी ही बार इस लड़की को अपनी सोचों से निकाल दूँ, मगर वो है कि निकलती ही नहीं। इसे सोच-सोच कर मैं पागल हो जाऊँगा। अफ़ान प्लीज़ कुछ कर, इसे मेरे दिमाग से निकाल दे। अज़लान, मेरे ख़्याल से तुम्हें इस लड़की से बात करनी चाहिए। ठीक है, हम दोनों सुबह ही वापस कश्मीर जाएँगे, इसी हवेली जहाँ इसे छोड़ कर आए थे। मैं इससे बात करूँगा और वहाँ के सरदार और सरदारनी से भी बात करूँगा और इससे निकाह करके इसे अपने साथ कराची ले जाऊँगा। अज़लान की बात सुनते अफ़ान ने परेशानी से जवाब दिया तो अज़लान फ़ौरन बोला, जिस पर अफ़ान ने हाँ में सर हिलाया। तभी इन दोनों के मोबाइल पर मैसेज की बीप बजी, जिस पर अफ़ान और अज़लान दोनों ने एक साथ ही मोबाइल देखा। मोबाइल पर इन दोनों के लिए अगले केस की डिटेल्स थीं। वो केस इन्हें सवात में ही सॉल्व करना था और इस केस के लिए इन दोनों के पास बस एक ही दिन का वक़्त था, क्योंकि परसों इन्हें हर हाल में कराची पहुंचकर कश्मीर वाले केस की ब्रीफिंग अपने चीफ को जमा करवानी थी। मैसेज देखते ही अज़लान ने एक गहरा सांस लिया और फिर उठता तहज्जुद पढ़ने लगा, जबकि अफ़ान बस खामोशी से वापस सोने के लिए लेट गया। आज अब्दुल्ला नगर में एक बहुत बड़ा जश्न रखा गया था। वजह अब्दुल्ला नगर के सरदार और सरदारनी की बेटी छोटी सरदारनी का वापस गांव लौट आना था। पूरे गांव वाले इस जश्न में बहुत खुशदिली से शामिल हुए थे, क्योंकि सब लोगों को ही अपनी छोटी सरदारनी से मिलना था। जब सब लोग जश्न में इकट्ठा हुए तो सरदार जाफर नियाजी और इनकी बीवी सरदारनी आमना नियाजी ने अपनी बेटी सैम आसिफ को गाँव वालों से मुतारिफ करवाया और सबको यही बताया कि सैम शहर में अपने सगे माँ बाप के साथ रहती है और सरदार और सरदारनी ने इसे कभी कानूनी तौर पर गोद नहीं लिया था, बल्कि वो इनकी बेटी बस ज़बानी कलामी रही है और अब सैम शहर में अपना गाड़ियों का बिजनेस करती है। साथ ही साथ सरदार ने वसीयत करते इसे अपनी सारी जायदाद की मालकिन भी बना दिया है और तो और वो सरदार जाफर नियाजी के बाद अब्दुल्ला नगर की सरदारनी बनेगी। ये बात सुनते सारे गाँव वाले बेहद खुश थे और ये बात अब्दुल्ला नगर के साथ साथ इर्द गिर्द के गाँव वालों को भी पता चल चुकी थी। सैम सबसे खुश दिली से मिली थी और फिर पूरा एक दिन गुजारने के बाद शाम में सरदार जाफर नियाजी का वकील इनकी वसीयत बना लाया था और इस पर बाकायदा तौर पर सैम और सरदार जाफर नियाजी के साथ साथ सरदारनी आमना नियाजी के भी दस्तखत करवा लिए गए थे। सब हो जाने के बाद सैम आराम करने अपने कमरे में आ गई थी। इसने पूरी कहानी बिना किसी एडिट के अपने वालिदैन के भी गोश गुजार की थी, जिस पर इन दोनों ने कोई खास रद्द-ए-अमल नहीं दिया था। बस सैम के एक्सीडेंट का सुनते इसे जल्द अज जल्द वापस आने का कहा था, जिस पर सैम ने हामी भरते कल अपनी वापसी का बोला था। इसे लाहौर जाकर अपने इस दुश्मन को भी ढूंढना था जिसने इसकी गाड़ी की ब्रेक्स फेल करवाई थी और तो और हफ्ते वाले दिन इसकी एक अहम मीटिंग भी थी। अपनी वापसी का इसने सरदार और सरदारनी को भी बता दिया था, जिस पर वो दोनों थोड़े अफसरदा तो हुए थे मगर इसे जाने की इजाज़त दे दी थी। मगर सैम ने यह भी ऐलान किया था कि वो अहमद, अनाबिया, नूर और आनी को भी अपने साथ लेकर जाएगी ताकि इनको अच्छी तालीम दिलवाकर इनका मुस्तकबिल संवार सके और यहाँ पर समरा वाकई ही सैम बन गई थी और इसने आनी की फैमिली की जिम्मेदारी उठा ली थी और इन्हें परसों लाहौर पहुँचने को कहा था ताकि इनके आने से पहले वो इनके रहने का इंतज़ाम भी कर ले। जिस पर आनी ने इसे बताया था कि इनके शौहर हारून शेराजी का एक घर लाहौर में पहले से ही मौजूद है और वो वहीं पर रहना चाहती हैं, जिस पर सैम ने हामी भर ली थी और इन्हें अपना सामान लेकर इस घर में तब तक शिफ्ट होने को कहा था जब तक नूर, बिया और अहमद की तालीम मुकम्मल ना हो जाती और इस बात पर किसी को भी कोई एतराज़ ना था। फिर इसके बाद सैम उठती अपने कमरे में सोने चली गई। 2 महीने बाद सैम आनी, बिया, अहमद और नूर को लेकर लाहौर आ चुकी थी और इनकी पढ़ाई के साथ साथ इनकी दूसरी चीज़ों का भी खूब ख्याल रख रही थी। मगर जो इस 2 महीने में आनी ने सैम के बारे में महसूस किया था वो थी इसकी अजीबो-गरीब हरकतें। दिन गुजरने के साथ साथ सैम ने खुद को बहुत गलत और बुरी आदत डाल ली थी। वक्त के साथ साथ सैम अपने अंदर एक खालीपन महसूस करती थी और इस खालीपन को ख़त्म करने के लिए सैम ने खुद को ना सिर्फ बिजनेस में मसरूफ़ किया था बल्कि बहुत सी गलत आदत भी अपनाई थी। सैम आनी को बिल्कुल अपनी माँ की तरह ट्रीट करती थी।
यही वजह थी कि जब भी सैम कुछ उल्टा करती वो ना सिर्फ उज़मा और आसिफ साहिब से इसे छुपाती बल्कि आनी से भी छुपाती थी और आनी इसकी ये आदतें महसूस कर चुकी थी और जल्द इससे इस बारे में बात करने का सोच रही थी। सैम ने अहमद को अपनी ही कंपनी में नौकरी दी थी जिससे वो अपने घर का खर्च चलाता था। बाकी इनकी फीसें और दूसरे अखराजात सैम कार वर्क्स के ऑफिशियल बैंक अकाउंट्स से जाती थी। मगर इस सब में जो एक चीज़ आज भी सैम में नहीं बदली थी वो थी शयान से बदला। वो शयान को कहीं भी कामयाब नहीं होने देती थी। आज सैम की एक बहुत अहम मीटिंग थी और इसी मीटिंग के सिलसिले में सैम दिलावर कार हाउस आई थी। सैम जैसे ही ऑफिस में दाखिल हुई तो इसके चेहरे पर पल भर के लिए एक शैतानी मुस्कुराहट आई और फिर वो मुस्कुराहट गायब हो गई। सैम सीधी जाती कॉन्फ्रेंस रूम में बैठी थी और फिर तकरीबन 2 मिनट बाद ही दिलावर कार हाउस का मालिक दिलावर खान आ गया और फिर इनकी मीटिंग का आगाज़ हुआ। ये मीटिंग तकरीबन 1 घंटा चली थी और इस 1 घंटे में दिलावर कार हाउस के वर्कर्स ने अपनी अपनी प्रेजेंटेशन से सैम को पूरी तरह से मनाने की कोशिश की थी ताकि इन दोनों कंपनीज की मीटिंग कामयाब हो और इन दोनों कंपनीज में डील हो जाए। इससे सैम कार वर्क्स को तो फ़र्क नहीं पड़ता था मगर दिलावर कार हाउस को इस डील के बाद एक बहुत बड़ी कामयाबी मिलनी थी। मीटिंग खत्म होने के बाद दिलावर कार हाउस के मालिक दिलावर खान और सैम दोनों दिलावर के ऑफिस में आ गए। अब इन्हें यहाँ पर डील डन करके अपना पेपर वर्क कंप्लीट करना था। सैम का दिलावर के ऑफिस में आने का मतलब ही यही था कि वो ये डील करने को तैयार है। इसलिए दिलावर ने ऑफिस में आते ही चाय मंगवाई थी और फिर थोड़ी ही देर बाद चाय के साथ कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स भी आ गए थे। दिलावर और सैम ने पहले तो इस डील के मुतालिक कुछ अहम बातें डिस्कस करते चाय का मजा लिया। फिर दिलावर ने कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स और पेन सैम के सामने रखा मगर सैम के सामने रखने से पहले ही वो ये पेपर साइन कर चुका था। दिलावर ने जैसे ही सैम के सामने फाइल रखी तो सैम हल्का सा मुस्कुराई। आपको किसने कह दिया दिलावर साहिब कि मैं आपकी कंपनी के साथ ये डील करने को तैयार हूँ? मैम आप मेरे ऑफिस आई थी सो आई थिंक कि आपको इस डील से कोई एतराज़ नहीं और आप यहाँ पेपर साइन करने आई हैं। ये तो आपने सही कहा कि मुझे इस डील से कोई एतराज़ नहीं और मैं ये डील करने को भी तैयार हूँ मगर मेरी एक शर्त है। सैम का सवाल सुनते दिलावर परेशानी से बोला तो सैम ने मुस्कुराते जवाब दिया जिस पर दिलावर कुछ हैरान हुआ। इसके वहमो गुमान में भी न था कि सैम इतनी अहम डील को एक शर्त की नज़र कर देगी। जी बोलें कैसी शर्त? ये लड़का बाहर बैठा है तुम्हारी कंपनी में इंटरव्यू देने आया है जॉब के लिए। तुम्हें बस इतना करना है कि इस लड़के को यहाँ जॉब नहीं देनी और जलील करके यहाँ से निकालना है। अगर तुम ऐसा कर देते हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं इन पेपर्स पर साइन करने को तैयार हूँ। ठीक है मैम मैं ये शर्त मान लेता हूँ मगर अगर मगर नहीं करें दिलावर साहिब। शर्त या तो मान लें या मना कर दें। चॉइस इज़ योर्स। वैसे ये कैमरे बाहर का सारा व्यू दिखा सकते हैं ना? दिलावर का सवाल सुनते सैम शयान की तस्वीर अपने मोबाइल में खोलती इसके सामने रखती बोली जिस पर दिलावर ने शर्त मानते परेशानी से जवाब दिया। अभी दिलावर बोल ही रहा था कि सैम इसकी बात काटती बोली फिर अपने बैग से सिगरेट निकालती जला गई और सामने स्क्रीन पर चल रहे कैमरों की रिकॉर्डिंग्स की तरफ इशारा करती बोली तो दिलावर ने हाँ में सर हिलाते वो कैमरा ओपन किया जिसमें इंटरव्यू वाले कमरे की रिकॉर्डिंग थी। फिर दिलावर ने फ़ोन करते इंटरव्यूअर को शयान की तस्वीर व्हाट्सएप की और सैम की शर्त के मुताबिक इसे हुक्म दिया तो नाचार इंटरव्यूअर को दिलावर की बात माननी पड़ी। फिर 2 लोगों के बाद शयान कमरे में इंटरव्यू के लिए दाखिल हुआ और सैम की शर्त के ऐन मुताबिक शयान को जलील करके वहां से निकाल दिया गया। जबकि ये सब कुछ सैम बैठी मज़े से देखती सिगरेट पीती रही। शयान के कमरे से निकलने के बाद सैम ने फ़ौरन से सिगरेट बुझाते कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स पर साइन किए और दिलावर से हाथ मिलाती डील डन करती दिलावर के साथ बाहर निकली तो इसे सामने ही शयान खड़ा नजर आया। सैम को देखते शयान गुस्से से सर झटकता बाहर चला गया जबकि सैम एक तीखी मुस्कुराहट पास करती दिलावर से मिलती बाहर निकली। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ था कि जब सैम ने शयान को यूं जलील करके निकलवाया हो। इन 2 महीनों में यह अनगिनत बार हो चुका था और शयान बस उस दिन को कोसता रहता कि जिस दिन इसने सैम पर शर्त लगाई थी। इसे अपनी गलती का पछतावा हो रहा था मगर अब वो कर ही क्या सकता था। इसने जो किया था अब इसकी सज़ा भुगतनी भी थी। सैम वहाँ से निकलती सीधी अपने घर आई थी। इसे शयान से अब वो मोहब्बत ना रही थी जो कभी पहले इसे हुआ करती थी। वो अब शयान को बस एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल करती थी। जब जी चाहता था इसे बर्बाद कर देती और जब जी चाहता इसे जलील कर देती। हकीकत में तो इसे शयान के नाम से भी नफरत हो चुकी थी और यही वजह थी कि जब भी मरियम इसे शयान को अपनी गलती सुधारने का मौका देने को कहती थी तो सैम हमेशा आगे से बस एक ही जवाब देती थी अगर शयान इस दुनिया का आखिरी मर्द भी हुआ तो भी वो मुझे नहीं चाहिए और बस इससे आगे कोई बात रहती ही ना थी। अब देखना ये था कि सैम का गुस्सा कब ख़त्म होगा और वो अपना बदला कब ख़त्म करती है।